हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। आज हम अध्ययन करेंगे वायु राशियों का। स्थानीय रूप से विशेष अनुकूल वातावरण के कारण पृथ्वी का क्षेत्र अत्यधिक गर्म या अधिक ठंडा हो जाता है। जैसे ध्रुवीय या बर्फीले प्रदेश सर्दियों में अत्यधिक ठंडे और उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश गर्मियों में बहुत अधिक गर्म हो जाते हैं। ऐसे प्रदेशों से संलग्न वायु भी यदि कुछ दिन यानी कि लगभग 2-3 सप्ताह तक वहाँ स्थिर व शांत रहे तो वहाँ का वायुपुंज उसी प्रदेश के अधिकांश जो गुण हैं वो धारण कर लेता है। ऐसे गुण निचली परतों में सुविकसित हो जाते हैं। इस प्रकार से विकसित विशेष गुणों वाले वायु समूह को ही वायु राशि कहते हैं। ऐसी वायु राशि उष्ण या ठंडे प्रदेशों पर, समुद्र या महाद्वीप पर कहीं भी, जब कभी या कहीं पर बार बार विकसित हो सकती है, तो ये वायु राशियां ही होती हैं। वर्तमान में मौसम विज्ञान में वायु राशियों के अध्ययन का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि मौसम में आने वाले अनेक प्रकार के आकस्मिक या संभावित परिवर्तन एवं उनका विशेष प्रभाव आने वाली राशि के गुणों को समझकर ही आसानी से जाना जा सकता है। अतः मौसम संबंधी कुछ दिनों एवं कुछ सप्ताह की भविष्यवाणियों में इनका अध्ययन विशेष महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। वास्तव में वायु राशि वायु का एक वृहद भाग है, जो अपने भौतिक गुणों, विशेषता, तापमान और आर्द्रता में क्षैतिज रूप से लगभग समान रहता है। एक वायु राशि का उद्गम भूतल के विशिष्ट भाग में लंबे समय तक वहाँ स्थिर रहने से होता है। वायु राशि का विस्तार क्षैतिज तल पर हजारों वर्ग किलोमीटर में हो सकता है। अपने उद्गम स्थल के जलवायु संबंधी गुण ग्रहण करने पर यह वायु राशियां बाहरी क्षेत्र की ओर फैलने लगती हैं। वायु राशि में तापमान एवं आर्द्रता का विस्तार क्षैतिज पट्टियों में होता है, यानी कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इनके लक्षणों में परिवर्तन आ सकता है। इस प्रकार सुविकसित वायु राशि में कई क्षैतिज पट्टियां हो सकती हैं। वायु राशियां जिन क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती हैं, वहाँ के तापमान, आर्द्रता एवं मौसम की दशा पर विशेष तत्काल प्रभाव डालती हैं। वायु राशियां ज्यों-ज्यों अपने उद्गम स्थल से दूर जाती हैं, त्यों-त्यों मार्ग के प्रदेशों में प्रदेशों से स्वयं भी प्रभावित होती रहती हैं। वास्तव में अपने उद्गम स्थल से जो वायु राशि बाहरी प्रदेश में प्रसारित होती जाती है, उसमें संशोधन आने लगता है। उसकी सघनता कुल मिलाकर घटती जाती है। ऐसी वायु राशि कालांतर में अपने अधिकांश गुण
खो देती है। वायु राशियों के जो उत्पत्ति क्षेत्र हैं वो हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय महासागरीय क्षेत्र, मानसूनी वायु राशियों के क्षेत्र, उपध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशियों के क्षेत्र और ध्रुवीय सागरीय क्षेत्र। तो पहला है भूमध्य रेखीय क्षेत्र। यह क्षेत्र भूतल के शांत खंडों में से है। यहाँ पर ऊंचे तापमान और ऊंची आर्द्रता और क्षैतिज हवाओं के अभाव या धीमी गति से कहीं कहीं व्यापारिक हवाओं के प्रभाव से उष्ण या विषुवतरेखीय सामुद्रिक वायु राशि का अधिक विकास होता है। दूसरा है उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय क्षेत्र। इसमें महाद्वीपीय अर्धशुष्क व शुष्क एवं उष्ण प्रदेश सम्मिलित हैं। सर्दियों में इसका क्षेत्र सिकुड़कर उत्तरी अफ्रीका तक ही रह जाता है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय महासागरीय क्षेत्र। उपोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय उच्च भार के स्थायी क्षेत्र कर्क व मकर रेखा के सागर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पर उच्च वायुदाब के कारण शांत क्षेत्र पाए जाते हैं। यहाँ से उष्ण व आर्द्र सागरीय वायु राशि विकसित होती है। नेक्स्ट है मानसूनी वायु राशि क्षेत्र। मानसूनी वायु राशि क्षेत्र विशेषतः हिंद महासागर के निकटवर्ती भूभाग पर और पूर्वी चीन और निकटवर्ती चीन सागर पर पाया जाता है। यहाँ पर ऐसी वायु राशियाँ मौसम के अनुसार विकसित होती हैं। ग्रीष्म काल में यहाँ सागरीय वायु राशियों का और शीतकाल में महाद्वीपीय वायु राशियों का विशेष प्रभाव बना रहता है। नेक्स्ट है उपध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशियों के क्षेत्र। एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के उपध्रुवीय एवं आंतरिक क्षेत्र शीतकाल में विशेष ठंडे और बर्फीले हो जाते हैं। तब यहाँ उच्च वायुदाब की आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। इसी समय यहाँ से ठंडी शुष्क महाद्वीपीय वायु राशि विकसित होती है। इसी तरह अंटार्कटिका महाद्वीप पर भी कुछ ऐसा ही विकास होता है। नेक्स्ट है ध्रुवीय सागरीय क्षेत्र। इन क्षेत्रों में बर्फीली और ठंडी वायु राशियों का विकास होता है, लेकिन इनमें नमी रहने से इनका प्रभाव
परिवर्तनशील रहता है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने वायु राशियों का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।